जजमेंट राइटिंग के लिए बुक इज रॉबिनजीत सिंह। जजमेंट राइटिंग के लिए बुक। एंड मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं कोई बुक रेफर नहीं करता था, मैं मेंस के आंसर लिखता था। जजमेंट राइटिंग के लिए तुम लोग को तो बताई थी, बट भूल गए आज। अच्छा पहले चुप रहो तुम लोग। हाँ वो देखो थप्पड़ चल रहे हैं वहां पर। चलो हो गया बस। ये किसी ने पूछा था कि सर वो इसमें प्रॉब्लम है, कल भी हो रही थी। ओके। महक, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, जरा यहाँ आके देख सकती हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग को ऑडियो क्लियर है? हाँ, उन लोगों को कैसे सुनाई देगा? नहीं, ये जजमेंट राइटिंग की बुक है, दैट इज इट। किसी ने पूछा था जजमेंट राइटिंग की बुक। चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों को आज करना है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी इज समथिंग आई थिंक सबको एक बेसिक आइडिया तो होता है इंडियन पॉलिटी में क्या होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही है, बट अपार्ट फ्रॉम द केस लॉज नहीं आते उसमें। सो देखो, पॉलिटी में हम लोग को किस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ऑन द प्रोविजन, ठीक है, जिसमें कि प्रोविजन नंबर या आर्टिकल नंबर वो पूछ सकते हैं। कुछ के आर्टिकल नंबर से हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दैट वही पूछ सकते हैं। तीसरा, सॉरी, दूसरा होगा फंक्शनरी कौन है, ठीक है। प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, कौन होगा उस पर बेस आ सकते हैं कि हु इज द फंक्शनरी। एंड थर्ड इज ड्यूरेशन, जैसे कोई भी रेजोल्यूशन वगैरह पास होती है तो वो कितने दिन के लिए इफेक्टिव रहती है, या फिर अगर इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन हुई है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। इमरजेंसी आगे से वगैरह है, ड्यूरेशन कितने दिन तक होगी। महक, मेरी आवाज आ रही है? चलो अच्छा, ये लिखो। एक्सक्यूज, हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ एक मिनट, बैठो बैठो। ए, जरा महक किसी को भेजना, यहाँ पर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। ये वाला स्पीकर शायद गड़बड़ हो गया है। ये वाला स्पीकर इधर से गड़बड़ आवाज आ रही है। ये वाला जैसे, हेलो, अभी ऑडियो, चक्षु, चक्षु, ऑडियो ठीक है? अभी उसमें से गड़बड़ हो रहा है बार बार, बीच बीच में हो रहा है गड़बड़। इधर से इधर जरा फिर भी एक बार मैं, हाँ भेज देना भेज देना। चलो, सो इमरजेंसी में जैसे ड्यूरेशन में फिर होने लगी। अरे यार, हाँ, रॉबिनजीत सिंह की आती है। वो चला गया वो, रॉबिनजीत सिंह। रॉबिनजीत सिंह की है। चलो चलो लेट्स स्टार्ट इंडियन पॉलिटी। फर्स्ट, पहले अपने नोट्स में, तुम दोनों में से किसी के पास नहीं है, किसी एक के पास, इधर आ जाओ नीरज, ऐसे ही पढ़ा दूँ? अच्छा ठीक है, चलो बिना नोट्स के पढ़ा रहा हूँ तब तक। चलो, बिना नोट्स के पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, नोट्स नहीं है अभी, बिना नोट्स के पढ़ा रहा हूँ। है, ठीक है। हाँ वही मेरी क्लास में होता है ये सब, ऑडियो से वीडियो प्रॉब्लम, लाइट चले जाना, सब कुछ होगा बाढ़ आ जाएगी, अर्थक्वेक, सब मेरी क्लास में कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, अवनीत। चलो अच्छा, जब तक नोट्स आते हैं, कुछ ट्रिक्स तुम लोगों को पता है आर्टिकल्स वगैरह याद करने की? कुछ भी नहीं? अच्छा पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शेड्यूल से। शेड्यूल्स याद करने के लिए ट्रिक देखो, वेरी सिंपल ट्रिक।
हाँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओल्ड पीएम, ओल्ड, ठीक है ही नहीं, कहाँ से लाओगे? आप बैठो, आ जाएंगे क्लास में। ऐसे किसी के पास बैठना जिसके पास नोट्स हो। क्या क्या होता है इसका? टी इज फॉर टेरिटरी, ई इज फॉर emoluments, A is for affirmations, R is for Rajya Sabha, S is for scheduled areas, O is for other scheduled areas, F is for फेडरल, ठीक है। ओल्ड पीएम का मैं नीचे लिखवा देता हूं। कई सारे लोगों को तो पता होगी ये बात। चलो ओल्ड पीएम का इधर लिख लेते हैं हम लोग, OLD एंड देन PM। O इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, L is for land reforms, D is for defection, P is for panchayat, and M is for municipalities. E is for emoluments, emoluments, salaries and emoluments, emoluments, salaries, ये समझना है इसको। ये 12 शेड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हाँ, पी पंचायत, पंचायत, these are for the 12 schedules। और कोई ट्रिक किसी और को पता है उसकी पर्टिकुलर? ओके, और कुछ नहीं? ओके, अच्छा, ठीक है। 89 ऐड करना, 90 ऐड करना, पता है? चलो ये कर लो पहले जल्दी से। हो गया? चले नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा चलो, जितने लोगों के पास बेयर एक्ट है प्लीज देखो, दूसरी ट्रिक जो होती है दैट इज एडिंग 89 एंड 90। कहाँ 89 ऐड करना है, कहाँ 90 ऐड करना है? जैसे कम टू आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में आओ। क्या है आर्टिकल 60? अच्छा वो है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। उस 60 में, चलो मैं आगे चल रहा हूं, उस 60 में दिस इज वी आर डूइंग आर्टिकल 60, उसमें 89 ऐड करोगे तुम्हें कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट का मिल जाएगा। 60 वाला जैसे यूनियन का है, राइट? यूनियन के लिए प्रेसिडेंट होता है, स्टेट के लिए कौन होता है? गवर्नर। देखो जरा 159 में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन बाय द, है, ठीक है, वही करना है। यूनियन वाले में 89 ऐड करोगे तुम्हें गवर्नर मिल जाएगा, और ऐसे करते चले जाओगे 110 तक। याद रखना 52 से लेकर के 110 तक
तुम्हें क्या करना है, 89 ऐड करना है, जिससे तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का मिल जाता है 52 से लेकर के 110 तक। 110 के बाद एक्चुअली तुम्हें 90 ऐड करना होता है, तब तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का मिल जाएगा। और ऐसे ही 111 से लेकर के आगे तुम्हें 90 ऐड करना पड़ेगा और कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का मिल जाएगा। हाँ चलो, जैसे देखो, कम टू आर्टिकल 76। व्हाट इज आर्टिकल 76? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 में आओ। पेज नंबर 32, अगर यूनिवर्सल की बेयर एक्ट है, पेज नंबर 32 दिख रहा है, अटॉर्नी जनरल। उसमें कितना ऐड करोगे? ठीक है, कितना मिलेगा? हाँ, हो गया। ठीक, वन कॉरेस्पॉन्डिंग है बिल्कुल। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, एक मिनट, एक सीएजी की रिपोर्ट है। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। अभी जो हम लोगों ने किया ये तो सही निकला ना? अच्छा, एक मिनट और ट्राई करो तो 79 में देखो तो। 79 में क्या है? 168। वो पार्लियामेंट है और ये लेजिस्लेचर है, ये भी सही है। हाँ, स्टेट का देखो, ये 79 इज पार्लियामेंट, है ना? और ये स्टेट लेजिस्लेचर है, ये भी सही है। बट ये वाला गड़बड़ हो रहा है ना? हम्म हम्म हम्म। ओके। ये तो नहीं आ रहा फिर। अच्छा, हाँ मे बी। रुक जाओ, चलो जब बाकी सब कर लेते हैं, इसको देखता हूँ फिर से भी कैसे गड़बड़ हो रहा है। चलो, जैसे 105 एंड 194 में देखोगे यही चीज आएगी। 105 क्या है? पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ। और 194 इंडेक्स में ही देख लो बेटा, पूरे पेजेस पलटने की जरूरत नहीं है, वही है। ठीक है, ठीक है। तो इससे सारे आर्टिकल्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अगर सेंट्रल वाले पता है तो तुम्हें कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट का मिल जाता है। तो ऑल, नॉट ऑल। और 110 के बाद जो है तुम्हें 90 ऐड करना पड़ेगा। कम टू 110। 110 इज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। मिला? ठीक है। और 110 के बाद से तुम्हें 90 ऐड करना है, याद रखना। 111 से यहां के बाद तुम्हें 90 ऐड करना है, तुम्हें कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट का मिल जाएगा। हाँ, 111 का नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ एक एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा ना। 111 का नहीं है, 111 के बाद से ऐड करना है। 111 के बाद आपको +90 करना है, 112 से होगा। हाँ, 111 के बाद से होगा। हम्म, चलो। हम्म, क्या चीज नहीं मिला? हाँ, 112 से क्यों? ऐसे ही हो जाएगा इसमें। 112 क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
और ये क्या है प्लस? नहीं हुआ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हुआ? नहीं हुआ? क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गया? हाँ नहीं बस, हाँ हो रहा है। चलो ठीक है, वैसे मैं ये एंड में कराता। चलो मैं नोट से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो अच्छा, पहले सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले किसने की थी? चलो स्टार्ट करते हैं। डिमांड सबसे पहले की थी एम एन रॉय ने 1934 में। एम एन रॉय ने सबसे पहले डिमांड की थी दैट देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब रिटन? अच्छा अच्छा, बाल गंगाधर। ओ, अच्छा वर्बल थी। हाँ इसी को मानते हैं, इसीलिए वर्बल थी, ये रिटर्न इसीलिए मानते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले एम एन रॉय ने की थी। अरे 111 वाला होगा भी नहीं, 111 को हटा दो। चलो देखो, फर्स्ट मीटिंग। हाँ है 34, 34। फर्स्ट मीटिंग वॉज ऑन 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग। पहले प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? सच्चिदानंद सिन्हा। ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर, इसीलिए ही सिंस ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर इसीलिए इन्हें बुक किया गया था। बट इसके बाद कुछ दिन बाद किसे इलेक्ट किया गया था? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was actually elected as the first president of the assembly. आ जाओ, कब तक वेट करेंगे? 20 मिनट तो निकल ही गए। हाँ, जिनके पास नोट्स नहीं है नोट्स वालों को ढूंढो, क्योंकि ऐसे इतना 20 मिनट निकल चुके हैं, ऐसे नहीं होगा। जिनके पास नोट्स नहीं है प्लीज ट्राई टू फाइंड समवन जिनके पास नोट्स हो। चलो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 1। अगल बगल में है किसी के पास? है ना? अगल बगल में है सबके पास? सुरभि है ना? शुभम, आलोक, है ना? तुम्हारा अगल बगल तो कोई है ही नहीं। च- किसी के पास नहीं है? इधर आ जाओ तुम आगे। इसके पास है ना, तुम लोग 3 लोग शेयर कर लो। चलो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों को अभी तक नोट्स नहीं मिले थे, तो तब से पूछ रहा था कि है नहीं है तो है। मैं तो चलवा दूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या हो रहा है। रुको 1 मिनट, बाहर बोल दिया। ऑनलाइन नोट्स नहीं गए हैं? स्टूडेंट्स कितने सारे बोल रहे हैं नहीं आए नोट्स। ऑफलाइन वाला, अच्छा ये प्रिंट आउट के लिए प्रिंट आउट अभी आ गई। तो कह रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमारे पास नोट्स ही नहीं है। एक मिनट, एपीओ वाले में
भिजवा दो फिर, वो तो खड़े रहेंगे ना। तो इवनिंग बैच वाले में डाल दो नोट्स। हाँ सब में डलवा दो। ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो वही तो कह रहा हूँ, भेज दो। जल्दी जल्दी। उन बच्चों को दिवाली से उस बैच में ऐड करो जिसमें एक ही बार सबने जाए। अभी मैं भेज हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो चलो ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नोट्स। पेज नंबर 1 पे आओ। या तो किसी के साथ बैठ दो, क्योंकि आधा घंटा निकल चुका है, नहीं और नहीं वेट कर सकता मैं, मुझे 2 घंटे में पूरा खत्म कराना है। चलो स्टार्ट करें। चलो व्हाट्सएप पे आ गए हैं नोट्स, देखो ग्रुप में आ गए होंगे, देखो व्हाट्सएप पे ओपन करो, लिखते रहना, पेज नंबर पे लिखते रहना, और क्या। चलो स्टार्ट करो। पेज नंबर 1 पे देखो, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें देख रहे हो। सेकंड पॉइंट है, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई, दैट इज द नेशनल फ्लैग डे। ठीक है। उसके बाद नेशनल एंथम आल्सो ऑन जनवरी 24 एंड नेशनल सॉन्ग आल्सो ऑन जनवरी 24। ठीक है। चलो मेजर कमिटीज एंड इट्स चेयरमैन, उसमें मार्क कर लेना। एक तो हमारी रहेगी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, दैट इज ऑफ सरदार पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ऑल वी ऑल नो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है। चलो पेज नंबर 2 पर आओ। पेज नंबर 2 ऊपर से देखो, सेकंड पॉइंट जो होगा, द 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म है सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, ये सब मार्क कर लेना। अब देखो इसमें जो लोकसभा एंड राज्यसभा है उसे छोड़ दो, नीचे आओ। उसमें देखोगे द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 इयर्स फ्रॉम 21 इयर्स इन 1989 बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या गया था? वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 एंड इट वाज इन 1989 है। हाँ ठीक है ठीक है, इन 1989 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ। ठीक है ठीक है, इन 1989। ठीक है। चलो फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है। चलो यहां पर तो ये तो बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही है यहां पर। कम टू पेज नंबर 3, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, पेज नंबर 3 अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 73rd एंड 74th। 73rd ने क्या किया? याद रखना 73rd इज फॉर रूरल एरियाज। 73rd को हम लोग ऐसे मानते हैं इज फॉर पंचायत्स, राइट, पंचायत्स। एंड 74th इज फॉर अर्बन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज किससे आई थी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज 97 से, 97 से हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई थी। ये भी लिख लेना 97। चलो उसमें देखो एक दिया होगा नीचे से
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे से तीसरा जो आर्टिकल 312 of the constitution authorizes the parliament to create new all India services on the basis of a Rajya Sabha resolution. राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है एक न्यू ऑल इंडिया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी स्ट्रक डाउन हो गया है कब? ये कब हुआ? वेल ये दोनों तो नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। चलो शेड्यूल तो याद हो गए होंगे तुम लोगों को टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से। चलो come to the sources of the constitution on page number 4. Are you sure? Okay. अच्छा ठीक है रेशमा, ठीक है। certain provisions, ओके ठीक है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एंड शाह। चलो सोर्सेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसे मार्क कर लेना, और इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ अंडरलाइन करना, सेकंड पॉइंट है रूल ऑफ लॉ। कौन से आर्टिकल में रूल ऑफ लॉ? 14 में है। तुम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है ना शायद, तभी इतने प्रॉम्प्टली आया इधर से, खत्म होने वाला है। ओके वेरी गुड। अच्छा ठीक है, उसमें देखो प्रेरोगेटिव रेट्स, दैट इज द 5 रेट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ऑफ CAG, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ब्रिटेन। चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA फंडामेंटल राइट्स, इसके बगल में यहीं पे लिखो बिल ऑफ राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA में पहला होगा फंडामेंटल राइट्स, उसके बगल में वैसे करके लिखो बिल ऑफ राइट्स। US कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था दैट वाज नोन एज बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। सेकंड जो है इंडिपेंडेंस ऑफ, सॉरी थर्ड जो है जुडिशियल रिव्यू, US से ही लिया गया है, और जुडिशियल रिव्यू के बगल में ही लिखना मार्बरी वर्सेस मैडिसन, मार्बरी वर्सेस मैडिसन। दिस इज द केस लॉ ऑफ 1803, राइट 1803 है ना शायद, आ गए नोट्स आ गए। चलो इधर भी एक, यहां पर भी देखो खत्म हो जाए तुम्हारे पास पहुंचते भैया 1803 है, और है और भैया अरे इधर इधर आ गया, आगे दे दो। मार्बरी वर्सेस मैडिसन, जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ the doctrine of judicial review is based upon this case law. हाँ वही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA में ही लिखवा रहा हूं, उसी में है। मिल गए? चलो नोट्स को सीने से मत लगाए रखो, आगे रखो सामने। चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड इज डायरेक्ट, पेज नंबर 4 DPSP। उसके बाद देखो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, दिस इज द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अभी भी नहीं? अच्छा क्या हुआ? अच्छा एक बचा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। चलो फ्रेंच से तो खैर लिबर्टी इक्वालिटी फेटर्निटी है ही, लेकिन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरलाइन करो, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है पक्का, और कहीं नहीं होगा। चलो पेज नंबर 5 पे आओ, प्रियम्बल। इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अरे बेरू बारे में तो बोला था नहीं होगा।
ठीक है, चलो। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी पावर्स, और उस वक्त हिटलर ही था वहां का चांसलर। चलो, सेकंड पेज नंबर 5 पे प्रियम्बल सबसे ऊपर होगा, उसमें देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? जवाहरलाल नेहरू, ऑन 22 जनवरी 1947। और प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड कितनी बार? वंस। कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? 3। और इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, ओके, ठीक है। चलो, द प्रियम्बल बिगिंस विद द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कहां से लिया गया है? वी द पीपल, यूएस। यस, वी द पीपल जो वर्ड है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, इसमें द डेट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड वाज नवंबर 26, 1949। देखो, यहां से प्रियम्बल से जो एक क्वेश्चन अक्सर आता है विच इज कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग को शायद बताया होगा। अगर तुम लोग के पास बेयर एक्ट है तो ओपन द प्रियम्बल, उसमें जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं और लास्ट के आई थिंक 6 या 7 वर्ड्स हैं, हाँ, वी द पीपल गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज एक्चुअली द पीपल हु हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्व्स, है ना? स्टार्टिंग में वी द पीपल और लास्ट में होगा गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वहां पर कभी भी वहां पर असेंबली हो या कोई भी लेजिस्लेचर का नाम होगा वो कभी नहीं होगा, इट इज ऑलवेज द पीपल। वहां पर ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है एक्चुअली, ध्यान रखना इस पे। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसी में देखो the concept sorry, the date is mentioned in the preamble when it was adopted, that is November 26, 1949. It is also celebrated as National Law Day. ठीक है, चलो, the concept of liberty, equality and fraternity in our preamble was adopted from the French motto of French Revolution in 1789. चलो, यहां से प्रियम्बल में हमारे 3 वर्ड्स, सॉरी 5 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल SDR क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, चलो, इसमें लेट्स यहां पर थोड़ी सी मैंने गड़बड़ की है। पेज नंबर 7 पे पहले आओ, कम टू पेज नंबर 7। Union and its territory. Article 1 it says India, that is Bharat, shall be a union of states. इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2015। टेरिटरी हम लोग ने जब बांग्लादेश से अपना लैंड बाउंड्री जो डिस्प्यूट था वो सेटल किया था, दैट वाज द लास्ट टाइम दिस वाज अमेंडेड। ठीक है, वहां पर देखो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2015 का, अंडरलाइन कर लेना उसे। ठीक है, अब देखो यहां से जो क्वेश्चन आता है वो 3-4 टाइप का आएगा। फर्स्ट, अगर कोई हम लोग किसी स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर कर रहे हैं, स्टेट्स बाउंड्री इज बीइंग ऑल्टर्ड, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आंध्र प्रदेश को हम लोग डिवाइड करके आंध्रा एंड तेलंगाना 2 बना रहे हैं, राइट? पहली चीज, द स्टेट्स कंसेंट इज नॉट नेसेसरी, याद रखना, द कंसेंट ऑफ स्टेट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है। दूसरी चीज पूछा जाता है कि स्टेट्स को इनिशियली किस बेसिस पर डिवाइड किया गया था? दैट वाज लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया था। स्टेट्स वर डिवाइडेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, राइट? फर्स्ट स्टेट वाज आंध्र प्रदेश, किससे हुआ था? स्टेट ऑफ मद्रास से। इट वाज डिवाइडेड इनटू तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, राइट? So it was actually Andhra Pradesh. स्टेट ऑफ मद्रास जो था उससे डिवाइड किया गया था इसे। क्यों हुआ था?
क्यों करना पड़ा था? नहीं नहीं, प्रद्युम्न का, हाँ, वो एक हाँ फास्ट कर रहे थे, वो मर गए थे एक्चुअली। उनका नाम लिखना हो तो लिख ही लो। हाँ, पोटी श्रीरामलू, श्रीरामलू, राइट, ही वेंट ऑन फास्ट एंड टू डेथ। हाँ यही थे, वही वो लीडर का नाम ही पूछ रहा हूँ। ही वॉज द वन हु वेंट टू फास्ट एंड टिल डेथ, डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। फर्स्ट भी हमारा कौन था? आंध्रा, और लास्ट स्टेट ऑल्सो आंध्रा, तेलंगाना लास्ट वही बना था। यूटी बनाया, एग्जैक्टली। तो फर्स्ट स्टेट was तेलंगाना, सॉरी आंध्रा, एंड लास्ट स्टेट was also divided was तेलंगाना। चलो, इसमें देखो दो क्वेश्चन अक्सर आते हैं, सिक्किम और गोवा, व्हेन डिड दे बिकम पार्ट ऑफ इंडिया? हाँ हाँ, तेलुगु क्या हुआ? स्पीकिंग, सिक्किम एंड गोवा 1975। गोवा तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा। दोनों लिखे हुए हैं। 1987, ठीक है, गोवा बिकेम अ स्टेट। चलो, फंडामेंटल राइट से जितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस नहीं आते एक्चुअली, पॉलिटी के क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट से नहीं आएंगे, बट वो आएगा। देखो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है, थर्ड पॉइंट जो नहीं, फोर्थ पॉइंट जो है, द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, वो किससे डिलीट किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट से। और क्या किसमें बना दिया गया था? आर्टिकल 300 ए, ठीक है। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। इनकॉर्पोरेट हो गया था इंडिया में, लेकिन स्टेट नहीं बना था। हाँ 61 में, बिल्कुल, इंडिया पॉलिटिकल वॉर हुई थी उसके बाद 87 में मिला था। चलो, कम टू, उसी में देखो आर्टिकल 17 इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहां से उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखो, कम टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यहां पर जो एक तुम लोग देख लोगे बोल्ड में लिखा होगा, दैट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, लेकिन ये अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट किया जाता है। हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन है? राइट right. बट देखो यहां पर जो अक्सर, अब मैं ये बता रहा हूं इसीलिए कि एक्चुअली पीएससी भी ना कई बार दूसरा आंसर देगी, वो कई बार प्रेसिडेंट बोल देती है, ठीक है, बाद में वो क्वेश्चन रिमूव कर दिया जाता है। और प्रेसिडेंट क्यों बोलती है? कम टू आर्टिकल 60, एक बार आर्टिकल 60 आओ अपने बेयर एक्ट में। आर्टिकल 60, प्रेसिडेंट को क्यों बोला जाता है? कई लोग इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लेते हैं कि वो वही है, प्रेसिडेंट ही है, हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें देखो एक वर्ड आएगा, टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आ रहा है? नीचे की तरफ देखना, आ रहा है, अंडरलाइन कर लेना। और उसी उसी लाइन को वो लोग लेकर के कहते हैं कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? प्रेसिडेंट है, राइट। बट ऑल्दो की अच्छा साउंड बेसिस है, फिर वही है, गवर्नर भी है, राइट। और इसके साथ अगर तुम लोग के पास अमेंडमेंट्स की लिस्ट हो, 24th अमेंडमेंट एक्ट किसी को याद है क्या है? एनीवन हैज द 24th अमेंडमेंट एक्ट? क्या हुआ था? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट। 24th अमेंडमेंट एक्ट, एनीवन? नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को चेक करोगे, देखो 24th अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट। टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट। सो प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, ही हैज टू, इसीलिए, राइट, दैट इज वाई प्रेसिडेंट कैन नॉट बी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बनता है? सुप्रीम कोर्ट,
because Supreme Court can actually strike this amendment down. चलो बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ ये पीएससी करेगी, क्वेश्चन देगी और आंसर की में उसको नाम देगी प्रेसिडेंट का कि प्रेसिडेंट इज द गार्जियन, बट ऐसा नहीं है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ही करना हर बार। चलो 5 टाइप्स ऑफ रेट्स तो तुम लोगों को पता ही होंगी, बताने की जरूरत है? बता दूं 5 टाइप्स ऑफ रेट्स। चलो आर्टिकल 32 was referred by B.R. Ambedkar as, come to page number 8, heart and soul of the constitution. Article 32 is heart and soul of the constitution. किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी किसे कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? B.R. अम्बेडकर ने किसे कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वो पोस्ट, इस तरह से। B.R. अम्बेडकर ने किस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को कहा था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट? प्राइम मिनिस्टर। वाह, मतलब इसके लिए B.R. अम्बेडकर के तो जाने की जरूरत है, तो मैं भी बोल सकता हूँ। हाँ ना, CAG को एक्चुअली बोला था उन्होंने। वो ही इज द वो प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक पर्स, इसीलिए। चलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल्स 36 to 51। आफरीन CAG, यस आफरीन, बेटा मैंने देर से देखा, सॉरी। चलो कहां से लिया गया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से लिया था? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मस्त कट कॉपी पेस्ट खेला सबने। चलो आगे चलो, इसमें देखो देखो डीपीएसपी में तुम लोग को याद रखना है 86th अमेंडमेंट एक्ट। 86th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या क्या अमेंड किया था हमारा? देखो, राइट टू एजुकेशन वाज इन डीपीएसपी, और 86 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? उसे उठा करके एक फंडामेंटल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 21A, और एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाई 51A, राइट? हाँ हाँ, के राइट। याद रखना 86th अमेंडमेंट एक्ट, व्हेन वाज इट पास्ड? 2002। हाँ, 51A का के होगा। ये अक्सर पूछते हैं। हाँ, ये 45 में था। 86th अमेंडमेंट एक्ट ने डीपीएसपी से एक चीज उठाई और उसे कुछ फंडामेंटल राइट में डाल दिया और कुछ फंडामेंटल ड्यूटी में डाल दिया। चलो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज में देखो एक क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, हाँ एक क्वेश्चन जो वो पूछते हैं कि देखो डीपीएसपी को ड्यूटीज ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, याद रखना डीपीएसपी को ड्यूटीज ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज तो है ही। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, एक ऐसी ड्यूटी है जो कि दोनों की होती है। कौन सी है वो? एनवायरमेंट से, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, वो हाँ 48A, वो दोनों की होती है। चले आगे चले। हाँ 51AG, यस रेशमा। हाँ सब ले दे के चल रहा। अगर आकाश तुम हो यहाँ पर, मैंने अभी देखा। चलो, so there is only one duty, duty of the state and duty of the citizens, right? State के लिए it is in 36 to 51 which is DPSP, and citizens के लिए it is in 51A, and there is one common between them that is related to environment. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट दोनों की ड्यूटी है, और इसमें भी 48A, सॉरी 48A ये
स्टेट की है, एंड 51A का क्लॉज जी, ये हमारा सिटीजन का है। ये पूछते हैं विच वन इज द कॉमन वन। चलो, हो गया ये? नो सर, करो जल्दी। अच्छा, यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? और अगर मेंबर्स बोला है तो एक से ज्यादा ही होंगे कम से कम। यूनियन एग्जीक्यूटिव के गवर्नर, चलो हाँ, ये लिख लेना, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर कौन होते हैं हमारे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM and his council of ministers, and lastly we have the attorney general। ये होते हैं हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग को एक्चुअली यही चारों पढ़ना होता है, बस थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। चलो चलो चलो, प्रेसिडेंट पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, कम टू पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में आओ। उसमें एलिजिबिलिटी में देखो, पॉइंट नंबर 3 मार्क कर लेना, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, पेज नंबर 8 पर नीचे की तरफ होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो नीचे प्रेसिडेंट है, उसमें एलिजिबिलिटी दी हुई है, पॉइंट नंबर 3, क्वालिफाइड एज द, हाँ, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, चलो देखो, एक चीज याद रखना, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? सीजेआई। सीजेआई, राइट, बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं, याद रखना। ठीक है, एक साथ ही नहीं, अलग अलग। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन सेंड करते हैं। ये याद रखना। व्हाट इफ द सीजीआई इज नॉट देयर? ठीक, चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कहां पर है? 123। या सीनियर, अगर ये नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहां पर है? जरा 123 में 90 ऐड करो, कितना? वो क्या होगी? गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन 123, और इसमें हम लोगों ने 90 ऐड किया, हम लोग को गवर्नर का मिल जाएगा विच इज 213। ठीक है, कितने तरह का वीटो होता है प्रेसिडेंट के पास? हाँ, 3, 4। कौन कौन सा? अरे तुम लोग का भी तो चल रहा होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन, केवल यहीं से क्यों आवाज आ रही है? नहीं, सबका नहीं, तो ये तो मॉर्निंग बैच वाले, इवनिंग बैच वालों का चल रहा होगा। कौन कौन है इवनिंग बैच वाले? ये तो लोग तो मॉर्निंग वाले हैं, इधर सब मॉर्निंग वाले ही दिख रहे हैं, नहीं इधर इवनिंग वाले। ये लाइन, ये आलोक, नीरज, ये सब नहीं, ये लोग मॉर्निंग वाले हैं।
इनका पहचानता। हाँ ठीक है, एब्सोल्यूट, पॉकेट एंड सस्पेंसिव। ठीक है, चलो देखो एक बात याद रखना, इसमें देखो फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स, उसमें देखो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स। वहां पर गवर्नर से लेकर के चीफ जस्टिस, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, अटॉर्नी जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक बात याद रखना, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, हाँ उस भारत, विच वन इज इट? क्वालिफाइड, क्वालिफाइड ही है ना शायद, आई थिंक क्वालिफाइड है, चेक करना जरा। क्या बोल रहा था मैं कुछ बोल रहा था जिसमें भरत। हाँ देखो एक बात याद रखना, जितने भी यहाँ पर दिए ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर्स, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर कोई होती है, देयर इज नो कमिटी टू रिकमेंड देयर नेम। ठीक है, जैसे सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, हाँ क्वालिफाइड वही है ना, वही मुझे लग रहा था भरत। सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो कमिटी होती है, इट मस्ट बी रिकमेंडेड बाय द 3 मेंबर कमिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तीनों होना चाहिए। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर होती है, उसके लिए कभी भी कोई रिकमेंडिंग बॉडी नहीं होती है, वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करता है, ये याद रखना। ठीक है, एनएचआरसी हो या इंफॉर्मेशन कमीशन हो, कोई भी और हो, ऑलमोस्ट हर जगह तुम्हारे लिए एक रिकमेंडिंग बॉडी होगी, बट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए कभी भी रिकमेंडिंग बॉडी नहीं होती है, इस चीज को याद रखना। एक एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो वो करता ही है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू कर देता है, ऐसे देखा जाए तो वो एमएचए की उस पे करता है, रिकमेंडेशन पे, बट दैट इज द मिनिस्ट्री एंड नॉट अ बॉडी, कोई मल्टी मेंबर बॉडी नहीं होती, दैट इज द पॉइंट। एक हो सकती थी बट वो हुई नहीं, विच वॉज एनजेएसी। एनजेएसी हो सकती थी बट एनजेएसी राइट अब नहीं है। ठीक है, चलो हाँ, कोई कमिटी नहीं बनती, मिनिस्ट्री नेम भेजती है, मिनिस्ट्री नेम भेजती है अपनी तरफ से। हाँ नहीं, कभी हुआ कहाँ, हुआ कहाँ, ये तो आई और उसके बाद फंक्शन कहाँ करने दिया गया इसको, आई और गई। हाँ उसी फंक्शनिंग के लिए आई थी। चलो कम टू द लेजिस्लेटिव पावर्स। चलो इसमें देखो, सीबीआई सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए देयर इज अ 3 मेंबर कमिटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोग होते हैं, वो लोग रेकमेंड करते हैं, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी, नहीं बनी नहीं है, वहां से वो पावर्स डिराइव करती है, वो बनी नहीं है, इट हैज नॉट क्रिएटेड दैट बॉडी। सीबीआई वगैरह भी होगा इसमें, मैंने जरूर डाला, जरूर होगा, 1 मिनट रुको तो, पक्का डाला होगा मैंने। है पेज नंबर 21 पे आओ, पेज नंबर 21 है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट वाज सेट अप इन 1963 बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, फाउंडेड ऑन दिस। लेकिन पॉइंट नंबर 3 जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सांतनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी थी, अंडरलाइन कर लेना, सांतनम कमेटी, पेज नंबर 21 पे। सांतनम कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सीबीआई एज वेल एज सीवीसी, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, वो भी सांतनम कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही बना था दोनों। देखो चीफ विजिलेंस कमीशन ऊपर होगा, इसी के ठीक ऊपर, वहां पर भी वो सांतनम कमेटी ही है, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इसे इसीलिए
बिकॉज अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी का, ठीक है। चलो कम बैक टू इट। फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स में प्रेसिडेंट की क्या क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज मनी बिल का इंट्रोडक्शन कैसे होगा? ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंड, ओनली ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन। कहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन में? 100? ओके, एक मिनट। हाँ एक मिनट, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। 109 में, एक मिनट। हंड्रेड एंड नाइन में दिखाओगे मुझे कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कहां पर है? 109 में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कहां पर है? हंड्रेड एंड नाइन में नहीं है, इट्स नॉट देयर। वही मैं कहूँ, मुझे अच्छे से याद था, यहाँ नहीं है। 117 क्लॉज 1 में, 117 1 में है। देखो, और आगे 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president। वो वहां पर है बेटा, 109 में नहीं है वो। मिला? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा 109 में तो नहीं था, कहीं और था। चलो कोई बात नहीं। चलो हाँ वही चीज 117 के 1 में है एक्चुअली। खैर छोड़ो, जाने दो, इतना जरूरत नहीं है तुम लोगों को। चलो और ही अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, है ना? याद रखना, फाइनेंस कमीशन को व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडी इज इट? इट ऑफ कोर्स इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज, देखो फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, बट इट इज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। हाँ, इट इज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। So it has all the powers of a civil court. Explain. Well, फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा बेटा। इट इज एक्चुअली क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, याद रखना, ये अक्सर लोग गलती करते हैं। और चलो इसमें अगर देखना है तो 280 के क्लॉज 2 में पेज नंबर 126, अगर यूनिवर्सल की बेयर एक्ट है पेज नंबर 126, 280 के क्लॉज 2 में लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस। वो जो लॉ है द फाइनेंस एक्ट ऑफ 1952, एक्चुअली दैट सेज कि ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। ये याद रखना, ये कई बार लोग गलती करते हैं। फाइनेंस एक्ट 51 52 था शायद, आई एज फार एज आई रिमेंबर इज 52, आई डोंट नो, मे बी। नहीं मुझे, मैं भी श्योर नहीं हूं। चलो चलो नीचे आओ। इसमें इफ इट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स इट दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलो आर्टिकल 72 सबको पता होगा आई थिंक, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और हाँ 89 प्रोबेबली ऐड होना चाहिए, 161 में क्या है, वही है तो।
हाँ, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स वही है। 72 में आपको 89 ऐड कर देना है और आपको गवर्नर की पार्डनिंग पावर मिल जाएगी। सॉरी, गवर्नर की पार्ट। और यहां पर क्या है 72 में? प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर। क्या क्या है? हाँ, वाइडर है। मतलब बता तो सकता हूँ बहुत अच्छे से। अरे खत्म नहीं हो पाएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट। हाँ, तो अभी हम लोग प्रेसिडेंट पर ही है अब। 395। चलो बस। चलो, इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स, उसके पास कितने तरह के इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर सकता है? 3। कौन सी? 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में ऑल्सो नोन एज, राइट, ओके, एंड 360 में, ठीक है। 356 की जो इमरजेंसी होती है ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल, इस पे क्वेश्चन आता है कि गवर्नर की जो रिकमेंडेशन है, क्या स्टेट इमरजेंसी ओनली ऑन गवर्नर्स रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट लगाएगा? गवर्नर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, यस और नो? ओनली गवर्नर की रिकमेंडेशन पर लगेगा? नो, क्यों? वाह। आर्टिकल 370 365 पे आओ। कम टू आर्टिकल 365। हाँ, देखो 365 का एक बता रहा हूं तुम लोगों को। हाँ, देखो 365 को, अगर यूनियन गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन इशू किया है और स्टेट गवर्नमेंट उसे फॉलो नहीं कर रही है, वहां पर देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पर कि बोल सकता है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? नाउ कम टू 356। 356 में तुम लोग को दिखाओ, लिखा है इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट ऑफ फ्रॉम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और अदरवाइज, अंडरलाइन करो वहां पर, और अदरवाइज, तो गवर्नर की रिपोर्ट पे नेसेसरी नहीं है। तुम लोग का हो गया इमरजेंसी? तुम लोग से तो एक्सपेक्टेड था आंसर ये फिर। अच्छा, दिया था, ओके। अच्छा, ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है। चलो, वही 356 में और अदरवाइज वाला जो है वो एक्चुअली 365 से लेकर के वो कर सकता है। चलो, इमरजेंसी में भी ओके, 352 की इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है? देखो, अब अगर हम लोगों ने 3 वॉर लड़ी है तो 3 तो वो हुआ होगा, राइट? और 75 वाली इमरजेंसी तो वो फेमस है, राइट? हाँ, वो तो फेमस है। और 356 वाली कितनी बार लग चुकी है? छोड़ो, ये काउंट नहीं करते हैं, रहने दो, ये कभी नहीं लगी आज तक। नहीं, फाइनेंशियल तो कभी लगी नहीं है। और हाँ, बिल्कुल, दिस हैज बीन यूज्ड मेनी टाइम्स। हाँ, मेनी टाइम्स। दिस नेवर, एक बार सिचुएशन अराइज हुई थी, कब? नहीं, 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट हो रहा था जब। नहीं, कोरोना में भी नहीं लगा था। हाँ, एग्जैक्टली भरत, ठीक है। ठीक है, देखो, इसमें हम लोगों को पता है 352 356 में आपको रिपीटेड रिन्यूअल्स चाहिए होंगे। हाँ, लेकिन 360 में क्या होगा? कोई नहीं। अभी तक यहां पर अगर एक बार लग गई, देर इज नो प्रोसीजर फॉर रिन्यूअल। एक बार लग गया तो वो चलता रहेगा अनलेस रिवोक्ड। ठीक है, क्योंकि कभी लगा ही नहीं इसका। ये सब इतनी बार लग गया है कि लोगों को समझ में आया कि ये मिसयूज हो सकता है।
ये कभी लगा ही नहीं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक। चलो, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, कम टू रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, पेज नंबर 10 पर है। अभी देखो प्रेसिडेंट से आने के चांसेस रहेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन आने वाले हैं अभी अभी, ठीक है। देखो रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट में यहां पर जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता है पहला, सॉरी रिमूवल की बात कर रहा हूं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जब होता है और अगर इलेक्शन में डिस्प्यूट है अगर, राइट, तो वो इलेक्शन डिस्प्यूट कौन हियर करता है? इट्स ओनली द सुप्रीम कोर्ट विच गेट्स टू हियर इट। और वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन कुछ काम करता है, किसी काम का है वहां पर? हाँ, बाउंड तो नहीं होगा ऑब्वियसली, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग तो नहीं होगा। नहीं वहां तो नहीं है, कहीं और है। नहीं, एक्चुअली चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज मेड अ पार्टी, लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशन है इट्स नॉट बाइंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट। चलो यही क्वेश्चन आता है कि कहाँ लाई करता है, बिकॉज इलेक्शन पिटिशन हम कहाँ लाई करती है? हाई कोर्ट में। अगर एमपी एमएलए की अगर इलेक्शन पिटिशन अगर फाइल की गई है, दैट इज ऑलवेज इन अ हाई कोर्ट। इसीलिए प्रेसिडेंट का भी लोग समझते हैं कि कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, बट इट इज नॉट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाती है। चलो वाइस प्रेसिडेंट, देखो वाइस प्रेसिडेंट से अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट? वेंकैया नायडू, राइट, ही इज वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन कौन है अभी? कौन है अभी? हरिवंश नारायण सिंह। इट इज हरिवंश नारायण सिंह, वही थे शायद, 3-4 महीने पहले तो वही थे, अभी देख लो एक बार। आई थिंक सो, हाँ चल तो रहे हैं, देखो तो यही थे ना शायद, आई एज फार एज आई रिमेम्बर, हरिवंश नारायण सिंह। चलो देखो, प्रेसिडेंट मस्ट हैव अ क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट के पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? राज्यसभा। इसीलिए जो क्वालिफिकेशन में पॉइंट नंबर 4 है, दैट इज राज्यसभा। ही शुड हैव द अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। वही है आकाश, हाँ हरिवंश नारायण सिंह ही है फिर, वही है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, वेल जिसके लिए एटलीस्ट मैं भी एलिजिबल हूं। नहीं यूपीएससी चेयरमैन नहीं भाई, 10 साल की पब्लिक सर्विस चाहिए होती है वहां पर एटलीस्ट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिसके लिए मैं भी एलिजिबल हूं। नहीं, वहां पर तो इलेक्शन है ना, अपॉइंटमेंट से बताओ। इलेक्शन है वहां पर भी, अपॉइंटमेंट। अरे यार वहां पर भी चाहिए होगी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, हाई कोर्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कैग नहीं, वो तो इंडियन अकाउंट सर्विस का जो हेड होता है वो बनता है कैग। गवर्नर, गवर्नर के लिए ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 इयर्स ऑफ एज, बस और कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। यू डोंट नो दिस? 36 का हूं मैं ऐसे। चलो चलो, इसीलिए गवर्नर के बारे में जानना कि ही इज द ओनली, गवर्नर इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिसके लिए सिर्फ सिटीजन एंड 35 इयर्स ऑफ एज चाहिए। ही डज नॉट नीड, ठीक है। चलो चलो, कम टू एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट अपनी, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट अपनी किसको भेजता है? प्रेसिडेंट को। अगर देखो प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन फंक्शन करता है एज प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट करता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजेआई, अगर सीजेआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। अब इसके आगे मत पूछना सुप्रीम कोर्ट जज के आगे, बिकॉज ऑलरेडी 35 है वहां पर, ठीक है।
चलो कम टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. चलो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स. राइट. बिना इलेक्शन लड़े कितने दिन तक मिनिस्टर बन सकता है कोई? 6 months. 6 months. ठीक है. चलो, यहीं से एक क्वेश्चन एक बार मेरे से तो नहीं पूछा था, एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने बताया कि उनसे पूछा था कि मिनिमम एज क्या होगी कि कोई मिनिस्टर बन सकता है. 25 इज फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट फॉर मिनिस्टर. नहीं, अभी अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, a person who is not a member of the parliament can be appointed as a minister, but he has to get himself elected to the parliament within 6 months. लड़ना पड़ेगा. तो कितनी होनी चाहिए एज उसकी? चलो, पता नहीं, वो भैया ने बोला था कि 24 years and 6 months, बिकॉज 6 months का टाइम है 25 में. बट पता नहीं कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मुझे भी समझ में नहीं आया आज तक. हाँ, चलो कोई बात नहीं. चलो उसी में आओ. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए? 15%. कौन सा अमेंडमेंट से? 91st in 2003. ठीक है. चलो, लोकसभा में कौन कौन आता है हमारा? प्रेसिडेंट, सॉरी, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तीनों मिला करके बनता है. चलो, अच्छा, आर्टिकल 12 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? स्टेट की डेफिनेशन. उसमें पार्लियामेंट आती है स्टेट की डेफिनेशन में. इज प्रेसिडेंट अ स्टेट? होगा फिर. आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन बताता है, बोलता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो बी अ स्टेट. आर्टिकल 79 क्या कहता है? पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है. इज प्रेसिडेंट स्टेट? जिनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है वो लोग बड़े कॉन्फिडेंटली यस बोल रहे हैं, और जिनका हो चुका है वो कंफ्यूज है कि सर क्या बोल रहे हैं ये. कंफ्यूजन एक्सेप्शन है. ओके, ये विजय सर से पूछना. ठीक है. होगा होगा. यस, ही इज अ स्टेट. आर्टिकल 12 से. हाउ? आर्टिकल 12 read with आर्टिकल 79. That will tell you how. चलो, राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 है. खैर ये सब तो नहीं आते अब. अ, चलो, हाँ, राज्यसभा वाले में जो लास्ट पॉइंट है एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर 11 में राज्यसभा में जो लास्ट पॉइंट है, that the Rajya Sabha authorizes the Parliament to create new All India services common to both the center and the states. कितनी All India services है हमारे यहाँ? 3. कौन कौन सी? IAS, IPS and Indian Forest Services. चलो, लोकसभा, come to the लोकसभा. Maximum strength is fixed at 552. Actual election कितने पे होता है? 552. 552 मैक्सिमम है बेटा. हाँ, इलेक्शन कितने पे होता है? 543. अरे 12 तो अच्छा, नहीं नहीं, हाँ, एक्चुअल इलेक्शन कितने पे होता है? 538 पे ही होते. नहीं नहीं, स्टेट से होता है. नहीं, वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है. नहीं नहीं, 5 पे एक्चुअली नहीं होता है. 5 पे नहीं होता, 538 है. ठीक है. अब देखो, 5 पे, हाँ, 543 होगा. 538 पे इलेक्शन होता है एंड
रेस्ट जो है हमारे 5 जो है मिलाकर के कितने होते हैं 543। ठीक है, हाँ 543 होगा फिर। हाँ 545 नहीं होगा एक्चुअली, 2 एंग्लो इंडियन है। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी इलेक्शन खत्म हो गया, वो तो पता है हो गया, लेकिन अभी भी वो ओपन टू इलेक्शन नहीं हुआ है। एंग्लो इंडियन नहीं अपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो ओपन टू इलेक्शन नहीं हुआ है, वो सीट अभी एलोकेट नहीं की गई है। एक्चुअल इलेक्शन अभी कितने पे चल रहा है 543 पे ही चल रहा है। इसीलिए मोर देन हाफ कितना होगा इसका 271.5, और मेजोरिटी इसलिए कितनी चाहिए होती है 272 चाहिए होती है। चलो कम टू पेज नंबर। अच्छा कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के? 3 होते हैं। कौन से? बीएमडब्ल्यू, बजट, मॉनसून एंड विंटर। इन तीनों के अलावा अगर कोई होगा दैट इज अ स्पेशल सेशन। हाँ बीएमडब्ल्यू। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट की उससे, स्पेशली लोकसभा की फंक्शनिंग से। देखो पार्लियामेंट सेशन कितने बजे स्टार्ट होता है? लोकसभा का 11 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये याद रखना। द फर्स्ट आवर इज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर 11 से 12 बजे तक हमारा क्वेश्चन आवर रहता है। 12 to 1 क्या रहता है? जीरो आवर। याद रखना, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। जीरो आवर कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? 12 बजे से 1 बजे तक जीरो आवर रहता है। जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो चुका है या चल रहा है, एटलीस्ट कह रहा है खत्म होने पर है, तुमसे एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सपोज देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, द राज्यसभा पास्ड इट, द लोकसभा पास्ड इट, sorry, the Lok Sabha passed it, but the Rajya Sabha rejected it. A joint sitting was called, and in that joint sitting, who is going to preside over the meeting? Lok Sabha Speaker. Lok Sabha Speaker. Okay. President. बताओ किनका हुआ है इवनिंग बैच वालों? क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। एक जॉइंट मीटिंग बुलाई गई, जॉइंट मीटिंग ऑफ द हाउसेज। हु इज गोइंग टू प्रिजाइड ओवर दैट मीटिंग? प्रेसिडेंट करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा? नहीं। ओके, जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हुआ है, तुमसे एक और क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केसेस में जॉइंट सीटिंग होती भी है? नहीं होती। प्रेसिडेंट समन करेगा। सर प्रेसिडेंट आएगा करने के लिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ कैसे तुम लोग खत्म कह रहे हो? अभी भी स्पीकर ऑफ लोकसभा आंसर आ रहा है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तीनों अलग अलग आएगा। एक चीज याद रखना, ओके फोकस। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। याद रखना अपने मन में। ऑर्डिनरी बिल में है, मनी बिल में तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ती। इट इज ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल दैट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी समन्ड, और उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा, नॉट द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर? इसीलिए जिनका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया था, इसीलिए मैं उनसे क्वेश्चन पूछा, मुझे लगा तुम लोगों को शायद याद हो या पता हो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी रहता है, चलो एक्सक्यूज्ड फिर। ठीक है चलो चलो। हाँ किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ किस तरह का है वो उस पर डिपेंड करेगा। चलो, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा,
फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, हु वाज द फर्स्ट? जीवी मावलंकर. जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट. हु वाज द फर्स्ट सीजेआई? एच जे कांडिया. जो लगता है कोई बॉम्बे का गैंगस्टर हो जैसे, उस टाइप से. ठीक है. हाँ, एच जे कांडिया वाज द फर्स्ट वन. चलो, कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट में आओ. इसमें देखो तीन जो ऊपर फाइनेंशियल कमिटीज हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, तुम लोगों ने आर्टिकल 148 में सीएजी का नाम तो सुना ही होगा, कैग. 148 में सीएजी जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, उसे स्क्रूटिनाइज करने का काम कौन करती है? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, और ऑल्सो नोन एज पीएसी. ठीक है, सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसको ही स्क्रूटिनाइज करते हैं ये लोग. पीएसी करती है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं. वन 148. हाँ, लोकसभा स्पीकर. हाँ, प्रेसिडेंट समन्स द जॉइंट सिटिंग विच इज प्रिजाइड. नहीं, हेड नहीं करता, ही कैन नॉट हेड इट. चलो, सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो. ओके, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 अभी नहीं हुआ. 129 है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. राइट, एग्जैक्टली 129 है. सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली. आर्टिकल 130. देखो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या अगर मान लो कि सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से अगर कहीं और करनी हो, हु कैन डू इट? कौन करता है? सीजीआई विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, करता सीजीआई है बट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, चलो, आई थिंक ज्यूरिसडिक्शन में देखो, ओरिजिनल रूट, एपरेट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, ओरिजिनल में आप सुप्रीम कोर्ट बताओ कि तुम लोगों को पता है, बता दूं? चलो, कुछ इंपॉर्टेंट 136 वगैरह तो तुम लोगों को पता होगा. हाँ, वो पावर किस में आती है? वेट, गुड क्वेश्चन. एक मिनट. नहीं, वो ओरिजिनल में नहीं आती. आई थिंक वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है, या एक मिनट, एक्ट है कोई उसमें है, इसमें नहीं है. देखो, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, लेकिन उसमें ये नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सेपरेट एक्ट है. उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसमें है वो. ऐसे ही है, हाँ, वही चीज. हाँ, ठीक है. चलो, कम टू द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 143. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143. क्या सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस इज इट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट? नो, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. अगर कोई एक इंस्टेंस बताओ जबकि प्रेसिडेंट ने लिया हो, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया हो सुप्रीम कोर्ट. बेरुबारी. और उससे कुछ और अच्छा कोई एग्जांपल? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. हाँ, इन री दिल्ली लॉज एक्ट, बिल्कुल. तुम लोग पुराने, रिसेंट नहीं आ रहा कोई तुम लोगों को? एनजेएसी में नहीं गया था? एनजेएसी तुम लोग बेरी बार यूनियन दिल्ली लॉज एक्ट सब बता दोगे. खैर,
और सबसे इंपॉर्टेंट जो था, जो जो एक्चुअली मैटर किया था, दैट वाज इन सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट में भी। तो तुम लोग 3 केस लॉ पढ़ते होगे। हाँ, 1T1 3 99 वाला जो 3 है, दैट इज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, दैट इज नॉट एक्चुअली केस लॉ। ठीक है, चलो, याद आया किसी को? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो 1999 वाला, इट इज नॉट एक्चुअली केस लॉ। चलो, कम टू द स्टेट गवर्नमेंट केस लॉज वगैरह, तो खैर इसमें कुछ मैंने डाले हैं। गोलकनाथ, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स एबॉलिशन केस, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स। खैर ये सब तो तुम लोगों को पता होंगे। अब पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किस कहाँ से डिराइव हुआ है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पर भी कौन से केस लॉ था? मैंने लिख, मार्बरी वर्सेस मैडिसन 1803 का केस है। ठीक है, चलो, स्टेट गवर्नमेंट, आई थिंक ये भी बहुत सिमिलर ही है हमारे उससे, प्रेसिडेंट से, राइट? ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल, इसका तो काफी सिमिलर्स है, लेकिन यहां पर एक काम करो, इधर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आएंगे। चलो एक काम करो, कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑन पेज नंबर 18, पेज नंबर 18। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, इसलिए यहां पर कौन होंगे? 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, आर्टिकल 324 में। देखो, इनका वो याद रखना कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या करता है हमारे। इलेक्शन कमीशन एक्चुअली एमपीज और एमएलएस के इलेक्शन करवाता है, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या कराता है? हाँ, पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज, लोकल बॉडीज के। कभी भी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो एमपी एमएलए के इलेक्शन नहीं कराता। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर का तो नहीं होता, वहां पर भी किसके? चंडीगढ़ में भी कराती है। यूटी का है तो यूटी में प्रोबेबली हो सकता हो, पंजाब नहीं, चंडीगढ़ में होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन, नहीं नहीं, दिल्ली, पंजाब, पंजाब की बात कर रहा है वो। ये कब से होने लगा? ओके, 239 ए दिल्ली का है ना? उसमें ऐसा पढ़ा तो था मैं, लेकिन ऐसा कभी कुछ आया नहीं मुझ में भी कुछ स्पेशल प्रोविजन हो। 239 ए पेज नंबर 92 पर है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्रोविजन है। ऐसा होता कैसे है? ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है अगर ऐसा होता है तो। कैसे होता है लेकिन? देखो, 239 ए में जो क्लॉज सी है, अगर उसे क्लॉज सी में पढ़ोगे तो द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 324 to 327 एंड 329 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द एनसीटी। होना ही नहीं चाहिए वैसे तो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। देखो, अच्छा, चलो, ये मेरे लिए भी नया है, मुझे भी देखना पड़ेगा इसके ऊपर। एमएलसी, एमएलसी कौन कराता है? कुछ विशाल का है।
तो उसके कंधे में बंदूक रख। वाह। एमएलसी का इलेक्शन कहाँ होता है? उसमें 1/6 आएंगे कॉलेजेस से, 1/12 आते हैं नॉमिनेटेड होंगे, उससे प्रोफेसर्स करते हैं, कई टीचर्स करते हैं, हाँ बहुत सारे, उसमें कहाँ इलेक्शन होता है? कहाँ से? इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे, पंचायत वाले वार्ड वाले भेजते हैं। कहाँ होता है इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन? वैसे भी वो स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता कहीं भी, इनडायरेक्ट ही। हाँ, पब्लिक वोट करती है या स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स वोट करते हैं? ऐसे तो फिर हर जगह पब्लिक। नहीं, सिर्फ स्टूडेंट यूनियन के लीडर के लिए वोट कर रहे हैं, इट्स नॉट द पब्लिक। हाँ तो वैसे वही तो हो रहा है, टीचर्स टीचर्स के लिए वोट करते हैं, फिर वो वोट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, डायरेक्ट इलेक्शन कहीं भी नहीं है, और उसका क्वेश्चन वही था। हाँ, उसका क्वेश्चन ये था कि कैसे होता है, ये था ना, वहाँ इलेक्शन। अच्छा कौन? हाँ ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही कराएगा। चलो। हाँ, हाँ, इलेक्शन कमीशन ही कराता है। चलो, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया 34, 74, 73 एंड 74। चलो यूपीएससी में याद रखना, चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी में नहीं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। याद रखना, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होगा, दैट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। यही क्वेश्चन पूछते हैं। हम्म, चलो, स्टेट फाइनेंस कमीशन में अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 16th, 15th, 20 से 25 वाला, नहीं 17 से 22 वाला था, 12 से 17, 17 से 22, अब 22 से, नहीं अभी और चल रहा होगा कोई, देखो 16th होगा। देखो लास्ट दो 15th है, नहीं लास्ट जो दो फाइनेंस कमीशन हो उनके चेयरमैन का नाम याद रखना। कौन थे हमारे? पहले देखो करंट वाला कौन सा है? एनके सिंह वॉज 14th, राइट। एनके सिंह, इसके पहले वाले के तो थे 2018-19 तक, तो एनके सिंह ही थे। लास्ट दो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम याद रखना, और वो कब से कब तक थे ये याद रखना। 12, 15th है, और चेयरमैन कौन है? एनके सिंह ही है। अच्छा, उसके पहले केलकर थे और उसके पहले रेड्डी थे, देखो। रेड्डी, रेड्डी, रेड्डी से ऊपर केलकर, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 13th के हमारे कौन थे? केलकर, ये ऐसे याद रखना। और 14th के हमारे थे रेड्डी, वाई वी रेड्डी। एंड 15th के हमारे एन के सिंह, एन के सिंह। 16th अपॉइंट नहीं हुआ क्योंकि इनका तो टेन्योर खत्म हो गया होगा। 14 से 20, नहीं 15 to 20 रहा होगा, 5 साल के लिए होगा ना बेटा। फाइनेंस कमीशन की एज जो होती है, फाइनेंस कमीशन, हाँ हाँ, तो अब खत्म होने के बाद ही दूसरा अपॉइंट होगा। पहले
पहले अपॉइंट कर दो। चलो चलो, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, याद रखना आर्टिकल नंबर दोनों का 338 एंड 338A दोनों ही अभी। हाँ, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज 338 एंड 338A रेस्पेक्टिवली, दोनों का आर्टिकल नंबर। हाँ नहीं, बी, बी में भी है। बी में क्या है? बैकवर्ड्स का, हाँ ठीक है। चलो, सीएजी आर्टिकल 148, राइट। देखो, सीएजी एक्चुअली सिर्फ हम लोग जनरली सोचते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अकाउंट्स वगैरह चेक करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स का अकाउंट भी कौन चेक करता है? सीएजी ही करता है। देयर इज नो अदर फंक्शनरी। सीएजी इसीलिए बोला गया है कि ही इज़ अ वेरी यूनिक, क्योंकि उसके जैसा उसको कोई काउंटर पार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन का स्टेट इलेक्शन कमीशन, सब मिल जाएगा। सीएजी का कोई काउंटर पार्ट नहीं मिलता। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल मिल जाएगा, सीएजी का कोई काउंटर पार्ट नहीं होता। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर कंट्री। और सीएजी कौन बनता है? IAAS, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस, उसका जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, ही एक्चुअली बिकम्स द सीएजी। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये चेंज हो गया, कब हुआ आकाश? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, इसका जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, ओके। आकाश कह रहा है कि सर ये चेंज हो गया है, अब कोई दूसरे हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है आकाश, जनरली यही होता है। IAAS का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, ही बिकम्स अ सीएजी। किसी फेमस सीएजी का नाम बता सकते हो? हाँ, कौन? जेसी क्या? जीसी मुर्मू, अच्छा, ये फेमस है। अभी अभी तो नाम पता चला तुम्हें। विनोद राय का नाम सुना है तुम लोगों ने? अच्छा, 2G स्कैम के बारे में तो सुना होगा। किसने किया था वो, जो 1,76,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ था? वो एक्चुअली विनोद राय नहीं, वो करेक्ट एस्टिमेट लगाया था। विनोद राय इज अ वेरी फेमस वन। चलो, कम टू द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ठीक है, कौन है करंटली अटॉर्नी जनरल? के वेणुगोपाल। एक आवाज आई कहीं से, के वेणुगोपाल, दीपिका की थी। अच्छा, चलो, के वेणुगोपाल इज अ, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, राइट। चलो, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये यहाँ पर मैंने एक्चुअली सोच रहा था कि लिखूंगा, बट मैं भूल गया। यूपी का जो हो वो देख लेना, क्योंकि यूपी एपीओ में काम आएगा। यूपी एपीओ का कौन सा है वो देख लेना। हु इज द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट? नाउ वी हैव द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फर्स्ट इज नीति आयोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति, गुड। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज है। अजय कुमार मिश्रा, ओके। नीति आयोग, सॉरी, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट ऑफ यूपी इज अजय कुमार मिश्रा। एवरीवन राइट इट डाउन। कंफर्म है यश? ठीक ठीक। चलो, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? इट इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलो एक काम करो, एनएचआरसी में यहाँ पर पहले याद रखना कि तो नेशनल ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट वाज पास्ड इन 1993। और एनएचआरसी में एक क्वेश्चन आता है, ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10th December। ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th of December। और याद रखना, एनएचआरसी का चेयरमैन जो होता है वो कौन होता है?
रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या रिटायर्ड चीफ सीजीआई? रिटायर्ड सीजीआई। हमेशा ही एनएचआरसी का जो चेयरमैन होगा दैट इज गोइंग टू बी अ रिटायर्ड सीजीआई। और याद रखना, दिस इज एनएचआरसी इज मेयरली अ रिकमेंडिंग बॉडी। उसके पास कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती। इट कैन नॉट पनिश एनीवन, इट कैन नॉट फाइन इट, कुछ भी नहीं। वो बस गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है कि ये एक्शन लीजिए, और वो रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर कहीं से भी बाइंडिंग नहीं होती। सोचो, कभी वो सीजीआई थे और उनको उठा करके ह्यूमन राइट्स का अगर चेयरमैन बना दिया जाए, इतनी ज्यादा पावर से कुछ नहीं कुछ नहीं मिलेगा। चलो, अच्छा, एक और याद रखना, रिसेंटली क्वेश्चन आते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का चेयरमैन कौन है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, हाँ, गोयल जी है। ग्रीन से गोयल, अच्छा, हाँ, आदर्श कुमार गोयल, ए के गोयल, राइट, ए के गोयल। कब क्रिएट हुई थी ये ट्राइब्यूनल? 2010। देखो, जहां भी ट्राइब्यूनल वगैरह आए ना, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअली दो आर्टिकल्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज 323A एंड 323B। ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की। ठीक है, कितने लोगों ने देखा है कैट को? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, राइट। सर्विस मैटर्स वगैरह वहां पर सारे लगते हैं। सैलरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सस्पेंड कर दिया गया है, ऑल ऑफ दोज मैटर्स गो इनटू द कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, राइट। 323B क्या है? अदर ट्राइब्यूनल्स, अदर ट्राइब्यूनल्स, चाहे वो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल हो या फिर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, ऑल ऑफ दोस ट्राइब्यूनल्स विल बी इन 323B। तो हाँ, सारे कुछ, बस दो डिस्टिंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन करती है, विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड अदर ट्राइब्यूनल्स। अदर में बाकी सारी आ जाती हैं, इसमें हमारी कैट एंड सैट एक्चुअली होती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तुम लोग का आया ये अभी तक नहीं आया? तुम तो कह रहे थे खत्म होने पे है सर, अब तो आया ही नहीं, आधी चीजें तो ठीक है, चलो, come to Central Vigilance Commission, number 6 on page number 21। पेज नंबर 21 पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, हाँ, ओके आकाश, ऐसे कैसे, हाउ? अच्छा ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा फिर, बिकॉज मुझे कुछ और ही पता था। चलो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इट वाज रिकमेंडेड बाय द सांतनम कमिटी एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1964। दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। सांतनम कमिटी से याद रखना, सांतनम कमिटी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सांतनम कमिटी। दो हमारी कौन कौन सी? सीबीआई एंड सीवीसी। सीबीआई और सीवीसी में कोई रिलेशन भी है क्या आपस में? मेरी भी लो देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इट एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ करप्शन इन हायर ऑफिसेज, इसे कहते हैं, इन हायर ऑफिसेज, ठीक है। सीनियर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं,
व्हाट इज सीवीसी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। सीवीसी और कुछ नहीं करता, काम क्या है सर? वही बता रहा हूं बेटा योगिता। इन हायर ऑफिसर्स में जब भी करप्शन एलिगेशन वगैरह लगते हैं, वो चीज कि कब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, दैट इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द सीवीसी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली सीबीआई ही करती है, सुपरवाइजरी रोल प्ले करती है सीवीसी, नॉट एनीथिंग एल्स। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करती है जब भी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह पर अगर करप्शन एलिगेशंस लगते हैं तब। डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ, हाँ सीवीसी देख लेना इन दोनों का। सीबीआई के अभी कौन है, कौन थे, क्या नाम था? मैं अभी देखो कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था, देखना जरा, दोनों देखना, दोनों देख लेना, दोनों देख करके बताओ सीबीआई डायरेक्टर और ये सीवीसी कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुबोध जायसवाल, हाँ सीबीआई, हाँ ठीक है, वही जायसवाल मुझे याद आ रहा था, सुबोध जायसवाल। सुरेश एंड पटेल, दोनों भाई, नहीं भाई तो नहीं होंगे। सुरेश एंड पटेल इज द सीवीसी, लिख लेना, ये आ सकता है। चलो, लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट, याद रखना कि लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट ये कहां से इमर्ज हुआ है? लोकपाल एंड लोकायुक्ताज, हाँ हाँ सही आ रहा था, किसका आया था? हाँ, लेकिन ओम्बड्समैन कहां से आया है? कंट्री, कंट्री स्वीडन, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्वीडिश ओम्बड्समैन, हाँ एग्जैक्टली। तुमने क्या लिखा है आकाश? स्वीडिश ओम्बड्समैन, ये कौन सी स्पेलिंग लिखी है तुमने स्वीडन की? आकाश जल्दी टाइप करने में उसने गड़बड़ कर दिया है। लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट, फर्स्ट टाइम इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन महाराष्ट्र इन 1971। यूपी में भी लोकायुक्त, हाँ देख लेना एक बार, यूपी का लोकायुक्त कौन है? एनीवन कैन चेक एंड लेट मी नो, यूपी का लोकायुक्त कौन है? लोक नहीं, यूपी का लोकायुक्त, हाँ संजय मिश्रा, अच्छा यूपी का लोकायुक्त है संजय मिश्रा। चलो एक काम करो, चलो हाँ, लोकपाल सेंट्रल लेवल के लिए, लोकायुक्त स्टेट लेवल के लिए। करप्शन इन हाई ऑफिसेज ही, लेकिन बहुत ही वेग है इनका बताना। भी इनिशिएट कर सकते हैं बट वही काम तो सीवीसी भी करता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ही नहीं, करप्शन की बात कर रहा हूं, वो देर इज, हाँ वही चीज, हाँ सीवीसी के पास पावर नहीं होती, राइट। लोकपाल लोकायुक्ता मिनिस्टर्स को भी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट, बट सीवीसी नहीं कर सकता, ओनली हाईएस्ट ऑफिसर्स करता है। चलो कम टू द अमेंडमेंट्स ऑन पेज नंबर 27। बस, व्हाट इज लेखपाल? लोकपाल एंड लेखपाल दे आर द सेम थिंग। नहीं नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, देयर इज अ एक्ट। चलो ध्यान दो, लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट ऑफ 2013, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है लोकपाल। और नहीं लेखपाल अलग होगा बेटा।
वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता है। हाँ, वो लेखपाल दूसरे ने किसी ने पूछा, उसका मैं आकाश का क्वेश्चन आंसर करते करते दूसरे का आंसर करने लगा। नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाँ दिस इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। लोकपाल इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो कम टू द अमेंडमेंट एक्ट। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन सा है? अरे भैया पहले स्टार्टिंग से करो। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट ये? अच्छा चलो, वहां पे कुछ लिखा होगा। नो नो, वहां पर नहीं है। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट, तुम लोगों ने केशवानंद भारती केस तो जरूर पढ़ा होगा। राइट राइट। देखो, 9 शेड्यूल को अगर तुम लोग को देखना है, कम टू द 9 शेड्यूल, मैं एक बार तुम लोग को एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। वहां पे पेज नंबर 9 शेड्यूल में आ जाओ। कहां पर है पेज नंबर? हाँ, मैं पेज नंबर बता रहा हूं, 241। जिनके पास यूनिवर्सल बेयर एक्ट है 241 में आओ, 9 शेड्यूल में एंट्री नंबर 21 के पास देखो। एंट्री नंबर 21 के पास 1 लिखा होगा वहां पर साइटेशन में, और वो देखो साइटेशन में सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट लिखा होगा। सॉरी, 17th लिखा है। ओ हाँ 17th है, 7th नहीं है। देखो यहां पर 21st से वो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है अमेंडमेंट का, और कहां तक गया है? 61 तक, वहीं खत्म हो गया है। 64 तक जाएगा, 21 से लेके 64 तक। देयर वर 44 एंट्रीज मेड इन द 9 शेड्यूल बाय 1 अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था? 56 में। ये नहीं, सॉरी, कब हुआ था ये? 64 में। और इसके बाद ही अगर तुम लोग देखोगे तो केसेस सारे आना स्टार्ट होंगे, गोलकनाथ से लेकर के और केशवानंद भारती केस, ये सारे 17th अमेंडमेंट जो एक्ट जो है उसने क्या किया था? 44 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो थे उनको 9 शेड्यूल में डाल दिया था। एंड दिस एक्चुअली क्रिएटेड द प्रॉब्लम। यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये भी पूछते हैं कि 17th अमेंडमेंट एक्ट से कितने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है वो डाले गए थे? इट वाज 44 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 9 शेड्यूल में। 17th होना चाहिए था, मैं 7th बोल रहा था बार बार। चलो उसमें देखो 15th अमेंडमेंट एक्ट में देखो, उसमें याद रखना, द रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस वाज रेज्ड फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। ठीक है, चलो यहां पर एक्चुअली मैंने 24th नहीं लिखा है, जो कि मुझे बहुत बाद में रियलाइज होता, लेकिन याद रखना 24th में एक चीज, अच्छा हाँ बताया तो था कि प्रेसिडेंट के ऊपर इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर हिम टू गिव हिज असेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 24th अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट वाज टू गिव हिज assent to constitutional amendment bill, so he has no discretion 24th amendment act से। 24वां संविधान संशोधन। चलो 42nd, आई थिंक 42nd मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो। हाँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd को, और उसके बाद 44th, जो भी 42nd में गड़बड़ की गई थी उस सबको करेक्शन कहा गया
44th में, ठीक है। 42nd के टाइम पे कौन था प्राइम मिनिस्टर, और 44th के टाइम पे, हाँ वाह, जिसने गड़बड़ की उसका नाम सबको पता है, जिसने सही किया उसका नाम किसी को नहीं पता है। कौन थे? नॉट मोरारजी देसाई? अच्छा, फोर्टी सेकेंड के टाइम पे तो इंदिरा गांधी ही थी, वो तो सबको, हाँ वो तो है। हाँ, एलबीएस, लाल बहादुर शास्त्री, पक्का? चलो, मैं नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर, तो वही तो मैंने बोला अभी, मोरारजी देसाई नहीं थे मैंने। चलो सर छोड़ो क्या है। चलो, कम टू द 69th अमेंडमेंट, पॉइंट नंबर 28। नरसिम्हा राव नहीं बेटा, वो तो अर्ली 90s में थे। 69th अमेंडमेंट, हाँ कहाँ से आ रही है आवाज? हाँ, मोरारजी देसाई, हाँ तो बोल तो रहा था मैं। तो तुम्हें पता नहीं था लेकिन, है ना, तुम गेस कर रहे थे कि ये बोल के देखता हूँ, ये बोल के देखता हूँ। चलो, मोरारजी देसाई थे। मैंने एक बार बोला भी नॉट मोरारजी देसाई, किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मैंने कहा हाँ, अब सबके आंसर निकल के आएंगे। चलो, 69th अमेंडमेंट, पेज नंबर 29 पे देखना। 69th अमेंडमेंट, पॉइंट नंबर 28 है, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस, एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक 73rd 74th सबको याद होगा, 86th वाला, 86 वाला तो हम लोग कर चुके हैं। 91st कर लिया, 92nd, चलो हाँ 100 भी कर लिया था, हाँ 101 जीएसटी, 102 बैकवर्ड क्लासेस, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 10% रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को। आकाश, आई वाज बीइंग सरकास्टिक। तो 104 क्या है इसके बाद? हाँ, एंग्लो इंडियंस को वो एक्सटेंशन नहीं मिला है, इसके बाद लिख लेना। देखो ये 2019 में मैंने लास्ट टाइम नोट्स टाइप किए थे, उसके बाद इसलिए उसमें अपडेशन नहीं है। चलो, एंग्लो इंडियंस को अब नहीं मिल रहा एक्सटेंशन, 2020 में हुआ है। 2020 में एक्चुअली एक्सटेंशन, देखो हर 10 साल पे रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है, वो एक्सटेंशन जो 2020 में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हाँ, वो उनके लिए, इनके लिए नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। वो नहीं, हर 10-10 साल पे बढ़ता है ना ये, वाह, वो इस बार नहीं बढ़ाया गया वही चीज, तो इसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया, बस उन लोगों ने छोड़ दिया है। और इसीलिए जब राजदीप ने कहा कि सर वो 2 बढ़ गई हैं, बढ़ी नहीं, अभी वहां साइलेंस है, अभी वहां कुछ भी हुआ नहीं है। चलो ठीक है, दैट विल बी इट। चलो, थैंक यू एवरीवन।